नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक विनम्र अपील है आप लोगों से, एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इन वीडियोस को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और अपने कमेंट्स भी रखें, अपने विचार भी रखें इन वीडियोस पर। दोस्तों, इस अपील के बाद मैं जो अपनी वजह है वो भी बताना चाहूँगा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है मैंने जब जे कृष्णमूर्ति को सुना तो मुझे खुद काफ़ी समय लगा टोटलिटी में उनकी बातों को ग्रहण करने में। और मैंने देखा कि उनकी बातों, या तो बहुत लोग उन्हें जानते नहीं, या तो बहुत लोग जो जानते भी हैं उनकी बातों को उस पूर्णता में नहीं रख पाते। तो दोस्तों, मैंने जो जे कृष्णमूर्ति को सुना है उसमें जो मैंने पाया है कि उसमें एक ऐसा टूल है, उसमें एक ऐसी चीज़ है जो शायद आध्यात्मिक जगत में उसकी बहुत ज़रूरत है, उस टूल की। और जो टूल शायद लैकिंग है, वो टूल इंक्वायरी की टूल है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि मैं हर वीडियो में इंक्वायरी की बात करता हूँ, और ये कोई प्रवचन या उपदेश नहीं है, ये इंक्वायरी का प्रोसेस है। जैसे हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को सीखने के पहले उसका अध्ययन करते हैं, उस पर सवाल जवाब करते हैं, तब जाकर हम उस सब्जेक्ट पे कहते हैं कि हमने एक्सपर्टीज़ के किसी स्तर को प्राप्त किया है। तो यही प्रोसेस लाइफ के लिए क्यों नहीं फॉलो होती, या जिसे भी हम आजकल तो फैड है अध्यात्म कहने का या स्पिरिचुअल कहने का, जैसे कि वो कोई अलग सब्जेक्ट हो, जबकि स्पिरिचुअल या अध्यात्म आप जो भी कहें वो और कुछ नहीं, वो जीवन है। वो जीवन के बारे में जागरूकता लाना, जीवन को समझना, जीवन की इंक्वायरी, वही आध्यात्मिकता है। उसके अलग अलग पहलू हैं, उसमें बहुत सारी आपकी पूजा पद्धति भी आ जाती है, लेकिन मूलतः उसका उद्देश्य जीवन को ही समझना है। और जीवन को समझने के इस क्रम में ही सारी पद्धतियाँ भी आई हैं। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुए हैं वो भी उसी जीवन को समझने के क्रम में, उस जीवन में इंक्वायरी करने के क्रम में विकसित हुए हैं हमारे ऋषियों द्वारा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि उस परंपरा को, जहाँ पर हम जीवन के ज्ञान को ना सिर्फ एक उपदेश की तरह लें, लेकिन हम उस परंपरा को वापस से प्रतिस्थापित करें, जहाँ सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं होती थी, ज्ञान पे चर्चा की बात होती थी, शास्त्रार्थ की बात होती थी। हम उस बात को तब तक छोड़ते नहीं थे जब तक वो बात पूरी तरह ग्रहण ना हो जाए। वो परंपरा दोबारा से जागृत करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने जहाँ भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कंटेंट देखा है वो एक वन साइडेड स्पीच सा लगता है, जहाँ पर सामने वाला कुछ बातें कह रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑडियंस है वो उन बातों को मान लेती है, या तो सवाल करती है, लेकिन उन सवालों में ज़्यादातर दुनियादारी की समस्याएं रहती हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, दुनियादारी की कोई समस्या अगर आप लेकर आएँ तो मुझे उसके लिए उसका जवाब देने के लिए मुझे कोई लाइफ की इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ इनपुट दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई अध्यात्म नहीं दिखता। तो जो अध्यात्म का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बस मोनोलॉग की तरह मुझे दिखता है, जहाँ सामने वाला जो भी कह रहा है आपको बस उसे मानना है, उसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कुछ प्रश्न भी आते हैं तो वो प्रश्न ज़्यादा हमारे जीवन को लेकर होते हैं, दुनिया समाज को लेकर होते हैं, और जो हमारा दैनिक जीवन है या जो दुनिया समाज है उसके बारे में तो ओपिनियन रखने के लिए हमें सामान्य पढ़ाई चाहिए, जनरल पढ़ाई चाहिए, जनरल अवेयरनेस चाहिए। उसमें अध्यात्म के इनपुट हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अध्यात्म का इनपुट उसमें मैंडेटरी है। वो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी और चीज़ों को पढ़कर और किताबों को पढ़कर दुनिया के बारे में जान सकते हैं। साइकोलॉजी की किताब पढ़कर हम मानव क्यों बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, किसी स्थिति में क्या करनी चाहिए, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। लेकिन जो असली आध्यात्मिक चर्चा है उसमें
बहुत गहरे उतरना होता है और वो मोनोलॉग नहीं हो सकता, उसमें डायलॉग चाहिए और ये डायलॉग आप लोगों से ही हो सकता है और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करें और अपने राय रखें। धन्यवाद। एक बार फिर से अपील करता हूँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ट्रूथ या ब्रह्म या ट्रूथ के एक्शन की जो हम व्याख्या कर रहे थे, उसकी व्यावहारिकता को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में मैं अपने दूसरे वीडियो का सहारा लूँगा जिसमें समय के बारे में काफ़ी बात की थी हमने। तो अब उस वीडियो के कंटेंट को, उस बात को हमने जो अभी तक देखा उस नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सीइंग इज द डूइंग की। सीइंग इज द डूइंग ही परसेप्शन है, एक्शन है, और हम कह रहे थे कि वही सत्य है। तो इसे हम व्यवहारिकता में कैसे समझे दोस्तों? तो इसका एक और नज़रिया है जो, जैसा कि मैंने कहा, जो सेकंड वीडियो में कवर भी हुआ था। तो दोस्तों, हम सब अपने दैनिक कार्यों से तो परिचित हैं। हम सब किसी न किसी तरह के काम में, कुछ न कुछ में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं काम करने ऑफिस जाता हूँ, तो वहाँ जाने के लिए मुझे ट्रेन पकड़नी होती है। ट्रेन मुझे एक खास समय पर पकड़नी होगी, तभी मैं अपने ऑफिस जा पाऊँगा और उधर मैं अपने जो दैनिक काम है वो कर पाऊँगा, जो भी मेरा ऑफिस का काम है। तो ये तो एक क्रोनोलॉजी है, ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी है। हमने इसे कार्यों की श्रृंखला भी कहा, जो ऑर्डर ऑफ फंक्शन है। तो जो चलता रहता है उसमें कोई खास बात नहीं है, वो क्रोनोलॉजी चलती रहती है। अब इसमें खास बात क्या होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ एसोसिएटेड भी है। उससे क्या एसोसिएटेड है दोस्तों? मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? शायद मुझे उस पैसे चाहिए, शायद मुझे उस काम से कुछ प्रेस्टीज मिलता है, उस काम से जुड़ा हुआ कुछ स्टेटस है जो मुझे मिलता है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो इच्छा भी है। तो अगर हम अपने किसी भी दैनिक काम को देखें और उसका हम अगर गहन विश्लेषण करें, तो उसमें किसी न किसी तरह की उसमें थॉट जुड़ी हुई है, किसी तरह के विचार जुड़े हुए हैं उस काम को करने से। और दूसरे तरह के काम है जो हमारे दैनिक कर्म हैं, जो हम नियमित रूप से करते हैं। सुबह उठ के अगर हम भोजन करते हैं और बाकी अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन जो हमारा जो मुख्य काम है, जो मुख्य काम हम जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, उसमें किसी न किसी तरह के विचार, किसी न किसी तरह की थॉट तो एसोसिएटेड ही है। और वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है हमारी किसी चाहत से, किसी इच्छा से, किसी प्लेजर की कल्पना से। उस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह का तो हमें प्लेजर की आशा रहती ही है। हो सकता है काम करने में मुझे प्लेजर ना हो, लेकिन उस काम से जो पैसे मिलते हैं उससे मुझे प्लेजर मिलता हो। तो दोस्तों, एक प्लेजर का नोशन है उधर, जो थॉट प्रोड्यूस करता है हमारे कामों में भी। और जैसा कि मैंने कहा, जो नित्य कर्म है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम उस तरह की एक कर्म की बात कर रहे हैं, कामों की बात कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं थॉट एसोसिएटेड है, और वो थॉट और वो विचार प्लेजर से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम अपने नित्य कर्म या जो हमारे रोज़मर्रा के काम है, जो हमारा दैनिक काम है, उसको छोड़कर अगर हम अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात करें, हम बैठकर फूल पत्तियां देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, कभी कभी खुद को देखते हैं, खुद में सोचते हैं, ये भी एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं, जो हमारे नित्य कर्म में नहीं आता, लेकिन ये भी कभी कभी हम करते हैं। तो दोस्तों, उस अवस्था में भी हम क्या करते हैं? अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रकृति को या खुद को, तो वो भी हम थॉट के लेयर से ही करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम प्रकृति को देख रहे हैं, तो या तो अगर हम बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण के हैं, फिलोसफिकल दृष्टिकोण के हैं, तो शायद ये सोचें कि ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे आई, उसके बारे में विश्लेषण करना चाहें और उसका उत्तर खोजना चाहें, और उसके उत्तर मिलने पर भी एक सुख की अनुभूति है, एक प्लेजर है।
उससे भी थॉट ने एसोसिएट किया खुद को, तो वहाँ भी एक थॉट का इंटरफेरेंस है। या तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं हैं, हम बस सामान्यतः हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो भी हम क्यों महसूस कर रहे हैं कि अगर हमने किसी पुष्प को देखा तो उसकी सुगंध हमें अच्छी लगी। हमें अच्छी कैसे लगी? क्योंकि जो थॉट है उसने उस सुगंध से प्लेजर को आइडेंटिफाई किया और वो हमें अच्छी अनुभूति कराती है। और या तो अगर हम खुद को भी देखते हैं तो या तो वो हमारे पुराने अनुभवों की स्मृति है, या तो मेमोरी है, या तो आने वाले समय की जो भी काम हमें करने हैं या जो भी जैसा भी हमें होना है उस अवस्था में हम रहते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि या तो हमारे दैनिक काम हो, या तो दैनिक कामों से हटके जो हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं खुद की या अपने आसपास की सृष्टि की, अपने आसपास की प्रकृति की, अपने आसपास के लोगों की, इवन संबंधों में जो हम आसपास के लोगों को देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, या जो हमारे व्यक्तिगत या सामाजिक संबंध है, उन संबंधों में ये भी थॉट का ही प्ले है दोस्तों। हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उस हिसाब से उससे बात करते हैं। तो हमारे पूरे जीवन में विचार और थॉट का लेयर है और उसका पूरी तरह से आधिपत्य है। तो ये तो स्पष्ट होती है दोस्तों, और ये देखकर ही स्पष्ट होती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। अब हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि ये थॉट, ये जो विचार है, ये अपने आप में विकृति भी पैदा करते हैं, क्योंकि इसने प्लेजर से खुद को आइडेंटिफाई किया, और थॉट हमेशा प्लेजर से पहले आइडेंटिफाई करती है। अब प्लेजर से आइडेंटिफाई करती है तो उसी के आधार पे अन्य तरह की भावनाओं का जन्म हो जाता है कि अगर किसी वस्तु, किसी स्थिति से थॉट को प्लेजर मिल रहा है, विचारों को प्लेजर मिल रहा है, और फिर वो ये कल्पना कर लेंगे कि अगर ये ना रहे तो फिर हमें कैसा लगेगा, तो फिर शायद वो भय में बदल जाए, और जिस वस्तु से प्लेजर मिल रहा है उसकी और कामना हो तो वो लालच में बदल जाए। तो ये जो प्लेजर सीकिंग है, ये जो थॉट का प्लेजर सीकिंग नेचर है, इसी वजह से तमाम तरह की भावनाएं भी पैदा होती हैं। तो हमें वो प्लेजर तो चाहिए, लेकिन उस प्लेजर के साथ जो इंस्टॉलमेंट में बाकी तरह की भावनाएं आती हैं, द्वेष की, लालच की, एंजाइटी की, क्रोध की, ये सब तरह की भावनाओं की अगर हम रूट में जाएं दोस्तों, तो वो प्लेजर ही है। क्रोध भी हमें कब आता है? जब कोई एक स्थिति जहां पे हम सुकून में है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर दे, तो हमें क्रोध आता है। तो हमें प्लेजर में तो अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि इस प्लेजर के साथ बाकी चीजें भी आने ही वाली हैं। तो इस विकृति को हम शायद कॉन्शियसली नहीं देखते, लेकिन लॉजिकली, तार्किक रूप से हम इस विकृति को तो देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, यही बात थी विकृति की। ये जो विचारों की विकृति है, इसको हमने देख लिया। अब दोस्तों, हमने इस विकृति को देख लिया। अब आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बात करें इस थॉट के मैकेनिज्म के बारे में भी। ये विचार हैं क्या दोस्तों? हमें उसी क्षण कुछ विचार आता है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? उदाहरण के लिए, कि अगर मैं कुछ देखता हूं या कुछ भी कल्पना करता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक बड़ी सी गाड़ी देखी, उस गाड़ी का एक इमेज मेरे शरीर में, मेरे ब्रेन ने फॉर्म किया, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ती है, वो लाइट हमारी आंखों की रेटिना में जाती है और रेटिना उसका इमेज फॉर्म करती है। ये एक नॉर्मल सी, एक सामान्य सी साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन बात सिर्फ इमेज फॉर्मेशन तक नहीं रहती, फिर थॉट का प्ले आ जाता है। और ये थॉट क्या करता है कि ये थॉट उस गाड़ी से प्लेजर एसोसिएट कर लेता है कि वो गाड़ी मुझे मिल जाए तो क्या बात हो। तो वहाँ से प्लेजर का जन्म होता है, प्लेजर की फीलिंग की जन्म होती है, और फिर वहाँ से एनर्जी भी आती है कि अब इसको पाने के लिए मैं क्या करूँ। तो या तो विचारों के स्तर पर हम एंगेज हो जाते हैं कि इसको पाने के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, या तो उस कार को पाने के लिए हम वास्तविकता में कुछ करते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमारा जो ये प्लेजर सीकिंग जो है, वो उसमें एक स्वाभाविक सी एनर्जी आ जाती है दोस्तों। और हम जानते हैं दोस्तों, ये प्लेजर किसी एक वस्तु, किसी एक स्थिति से तो है नहीं। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी स्थितियां हैं, तरह तरह की अनुभव हैं, और हमें जितने तरह के अनुभव हैं, जितनी तरह की वस्तुएं हैं, जहाँ जहाँ से हमें प्लेजर मिलता है, वो सब हमें चाहिए।
और सिर्फ वही नहीं, वो जब वस्तु या स्थिति हमारे पास आ भी गई तो उसके बाद उसकी और कामना भी होती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये इमेज फॉर्मेशन, फिर थॉट का उस इमेज से प्लेजर को एसोसिएट करना और फिर उसको चाहना, उसके बाद एक डिजायर या कामना का उत्पन्न होना, ये एक तरह से हम देखें तो अलग अलग प्रोसेस दिखते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट में होते हैं, उसी क्षण में होते हैं। तो हम ये भेद कर ही नहीं पाते कि ये विचार आए कहाँ से। अगर हम तार्किक रूप से देखें तो कोई चीज हम देखते हैं, उसकी इमेज फॉर्म हो गई और उसके साथ जो भी करना है वो हमें, अगर उसकी जरूरत है तो हम वो लेंगे, नहीं जरूरत है तो हम नहीं लेंगे। बात इतनी सीधी सी है। लेकिन बीच में ये जो थॉट आ जाता है, ये जो विचारों का बवंडर आ जाता है, जो किसी भी चीज से खुद को एसोसिएट करता है, फिर उसकी कामना करता है, तो ये बड़ा ही सटल प्रोसेस है दोस्तों। सटल का मतलब है सूक्ष्म, बड़ा ही सूक्ष्म सा प्रोसेस है, जो कॉन्शियसली जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे कि अगर कोई वस्तु मुझे पसंद है तो उसे देखते ही मुझे उसे पाने की कामना होती है। कोई मिठाई मुझे पसंद है तो उसे देखते ही मुझे उसे खाने का मन करेगा। मैं इस बात से कॉन्शियस नहीं हूं कि पहले उसका इमेज बना और फिर उससे जो मेरी बॉडी की जो प्लेजर एसोसिएटेड है, जो प्लेजर की फीलिंग एसोसिएटेड है, वो उस वजह से मुझे उसे खाने की इच्छा हुई। मैं कॉन्शियसली इससे अवेयर नहीं हूं, लेकिन होता तो यही है दोस्तों। और ये बहुत ही सटल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम जानते हैं एनर्जी भी है, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को न कि इन सारी भावनाओं को मैनेज करना है, उसे हमारे शरीर को भी मैनेज करना है, शरीर को भी चला कर रखना है। तो हमारे सारे अनुभव और जितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमारे लाइफ में आते हैं, सुख दुख आते हैं, और साथ में जो हमारी बॉडी को चलाने का जो बोझ है, वो सारा अगर हम कह लें तो हम कहते हैं कि नर्व सेंटर तो हम ब्रेन ही कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ऊर्जा लगती होगी। भले ही कोई साइंटिफिक तरीका नहीं उस ऊर्जा को मेजर करने का, लेकिन उसमें ऊर्जा तो लगती ही है। तो दोस्तों हमने दो चीजें देखी अभी तक। हमने देखा कि हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन, हमारा पूरा अनुभव वो विचारों से ढका होता है, विचारों के आवरण से ढका होता है। थॉट के जरिए ही हम अनुभव करते हैं, और लॉजिकली हमने उस थॉट की विकृति को भी देखा, और साथ में हमने ये भी देखा कि वो बड़ा ही सटल प्रोसेस है, सूक्ष्म प्रोसेस है। किसी भी चीज को देखना और उसे चाहने की इच्छा पैदा होना, ये बड़ा ही सूक्ष्म प्रोसेस है। तो अब इस चीज को देखने के बाद दोस्तों, क्योंकि हमने थॉट में विकृति देखी है, हम उसे थोड़ा अलग करते हैं खुद से, और फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ये कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपने किसी एक काम में अगर हमने थॉट के, विचारों की इस विकृति को देख लिया, तो हम बस अवेयरनेस लाकर उसे खुद से अलग कर सकते हैं। अवेयरनेस लाते ही उसका प्रभाव कुछ कम होता दिखता है। तो ये तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि हम किसी ऑब्जर्वेशन के लिए इस पूरे थॉट के स्ट्रक्चर को अलग कर दें। अब हम सोचें या हम माने कि हम किसी फूल को देख रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होगा कि उस फूल की सुगंध से हमें अच्छा लगेगा, हम अच्छा अनुभव करने लगेंगे। लेकिन हम समझ चुके हैं इस पूरे प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के पीछे के जो विकृति है उसको भी हम देख चुके हैं। तो हम उसे अलग करते हैं। तो हम बस ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन में थॉट तो नहीं आ रहा, इस ऑब्जर्वेशन में किसी तरह के विचार नहीं है, क्योंकि उनको हमने अलग कर दिया है। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन में क्या है दोस्तों? तो अगर हम थोड़ा सोचें तो, क्योंकि हम सोचने के आदी हैं, हमें विचार चाहिए, और जब उसी को हमने अलग कर दिया तो फिर बचा क्या? तो बचा तो बस एक खाली स्थान है, जिसे पिछले वीडियो में हमने रिक्तता कहा था, या जो भी आप कहें, साइलेंस, या जो भी कहें, ये अलग अलग शब्द हैं। लेकिन फिर वो रिक्तता, वो खालीपन, वो खाली जगह बचती है, और जो ऑब्जर्वेशन है उस खाली जगह में हो रही है, उस रिक्तता में हो रही है। हम उसमें थॉट को इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थॉट, हमने समझा है कि थॉट में वो विकृति है। तो अगर हम उस अवस्था में ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो क्या ये कहना सही है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? दोस्तों, अगर विचार ही नहीं, थॉट ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ रह जाता उसमें? फिर तो मैं रह ही नहीं गया ना। क्योंकि थॉट कौन अनुभव करता है? थॉट कहाँ से आता है? वो मैं से आता है। अनुभव कहाँ से आता है? वो किसी मैं से आता है।
तो हमने जब इस पूरे थॉट, इस पूरे एक्सपीरियंस, अनुभव के चक्र को समझकर, उसके विकृति को देखकर, उसे अलग करके कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब तो वहां सिर्फ एक ब्लैंक या एक खाली स्थान ही बचा, और उस खाली स्थान से ऑब्जर्वेशन हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं और हम का संबंध तो विचारों से है, थॉट से है, उसको हमने अलग कर दिया। तो अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन कहां हो रहा है? वो एक खाली स्पेस में हो रहा है, रिक्त स्थान में हो रहा है। तो दोस्तों, हमने ये भी बात की कि जो दैनिक कार्य हैं उसमें जो एनर्जी है, जैसे जो इमेज फॉर्मेशन है वो तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद उसको पाने की जो कामना होती है उसमें बहुत बहुत एनर्जी लगती है ब्रेन की, और हमने ये बात की। लेकिन अभी जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमने उस थॉट के स्ट्रक्चर को अलग कर दिया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम उस पुष्प को देख रहे हैं और उसके अनुभव में हम खो गए हैं, ऐसा कुछ है। हमने उससे खुद को अलग कर दिया है। तो जो नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी में जो एनर्जी स्पेंड होती है इस तरह के डिजायर को उत्पन्न करने में, उसको पाने के लिए जो और तरह के ख्याल उत्पन्न करने में जो पूरी एनर्जी लगती है, वो सारी एनर्जी अब कॉन्सेंट्रेट हो गई। वो सारी एनर्जी इस खाली स्पेस में है, इस खाली जगह या जो भी इस रिक्तता में, वो सारी एनर्जी है। क्योंकि वो एनर्जी जो नाहक ही वेस्ट हो रही थी हमारे डिजायर में, उसके पीछे भागने में, वो सारी एनर्जी इस खाली स्पेस में है। तो ये खाली स्पेस जो है जहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये सुषुप्तता या निद्रा की अवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं, इसमें बहुत एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो कामना में, द्वेष में, वैर में, वैमनस्य में, प्लेजर में और तमाम तरह के थॉट या ख्यालों की विकृति में वेस्ट हो रही थी, वो सारी एनर्जी अब इस खाली स्पेस में है। तो इसमें बहुत एनर्जी है दोस्तों। और इस खाली स्पेस में हमने कहा फिर मैं तो बचता नहीं, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि प्रकृति तो है, सृष्टि तो है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और उसी सृष्टि में हमारा शरीर भी है। तो ये जो खाली स्पेस है, ये जो खालीपन है, या ये जो रिक्तता हम कहें, क्या हम ये नहीं कह सकते उसी रिक्तता में ये सारी प्रकृति है? ये सारे जीव जंतु, हमारा शरीर, पहाड़, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सब कुछ इसी रिक्तता में है। लेकिन इस रिक्तता में जैसे ही ख्याल आए, थॉट आया और मैं आया, तो फिर वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, वो सेपरेशन क्रिएट हो गया। मैं बाकी सृष्टि से अलग हो गया जैसे ही मैं आया। लेकिन अगर मैं नहीं है तो बाकी सृष्टि और ये शरीर, बस सारी प्रकृति है। और उस रिक्तता में, उस खाली जगह में ये सारी प्रकृति है। तो उसी रिक्तता, खाली जगह को जिसमें हमने कहा कि बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, वही ब्रह्म है, वही ट्रुथ है, वही एक्शन ऑफ ट्रुथ है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हम मेरे सेकंड वीडियो की पुनरावृत्ति जो मैंने उसको रिविजिट किया इतने सारे डिस्कशन के बाद, अब उसका रेलेवेंस शायद हमें कुछ ज़्यादा लग रहा हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।